अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले हफ्ते ईरान पर इसराइल की जानिब से हमलों से दोनों ममालिक के दरमियान शुरू होने वाली फिजाई जंग एक हफ्ता मुकम्मल होने के बाद भी जारी है और इसी फिजाई जंग के दौरान दोनों ममालिक के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए हमले भी जारी हैं। और अब सवाल यह है कि क्या अमरीका इस जंग में शामिल होकर कशीदगी को मजीद बढ़ाएगा या इससे पहले मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकलेगा। इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से आज सुबह जनूबी इसराइल के सबसे बड़े शहर बीर शेबा पर मिसाइल हमला किया गया। इसराइली इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक बीर शेबा में ईरानी मिसाइल हमले में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक ये मिसाइल रहायशी इमारतों के करीब गिरा, जिससे करीबी घरों को नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। जबकि इसी हमले के नतीजे में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर के करीब भी आग लग गई है। इससे पहले कल रात इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला करते हुए तेहरान में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया था। जबकि अब से कुछ देर पहले ईरानी मीडिया के मुताबिक ये खबर भी सामने आई है कि इसराइल के तेहरान में एक इमारत पर हमले के नतीजे में एक और जौहरी साइंसदान जहां हो गया है। इसके अलावा इसराइली हमलों के नतीजे में तेहरान में एक अस्पताल को निशाना बनाया गया है और ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान में अब तक 3 अस्पतालों को निशाना बनाया गया है। जबकि इसराइली फौज के मुताबिक कल रात ईरान पर दर्जनों हमले किए गए, जिनमें तेहरान में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया है। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान पर इन हमलों में मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स और न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। ईरानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों में अब तक मजमूई तौर पर 639 अफराद जहां भाग हो चुके हैं, जबकि इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों में अब तक 25 इसराइली मारे जा चुके हैं। एक तरफ जहां दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले जारी है, वहीं इस कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशें भी तेज होती नजर आ रही हैं। इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अहम और हंगामी इजलास अब भी जारी है। जबकि आज ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल से खिताब भी किया। अपने खिताब में अब्बास इराक़ची का कहना था कि ईरान पर उस वक्त हमला किया गया जब जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी थे। 15 जून को अमरीका से मिलना था ताकि जोहरी प्रोग्राम पर मुआहदा तय किया जा सके। इसराइल का हमला सिफारतकारी के साथ गद्दारी थी। ईरान इसराइली बर्बरीत के खिलाफ अपना दिफा कर रहा है। ईरानी वज़ीर खारजा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई एक्शन ना लिया तो ये निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा। ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की गई। इसराइल की जानिब से जोहरी तनसीबात पर हमले जंगी जराइम हैं। पूरी ताकत के साथ इलाकाई सालबियत और खुद मुख्तारी का दिफा करने के लिए पुरअज़म है। खुद मुख्तारी की हिफाजत करना हमारा बुनियादी हक है। इसके अलावा हालिया कशीदगी के बाद पहली मरतबा यूरोपीय ममालिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए खारजा समेत यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से आज जनीवा में अहम मुज़ाकरात करेंगे, जिनमें ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात की दोबारा बहाली के लिए बात की जाएगी। पूरी दुनिया की जानिब से ईरानी वज़ीर खारजा और यूरोपीय ममालिक के वज़राए खारजा के दरमियान होने वाली इस मुलाकात को ईरान इसराइल कशीदगी में अहम ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची ने मुलाकात में किसी पेशरफ्त के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जब तक हमें रोज़ाना हमलों का निशाना बनाया जा रहा है तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर खारजा की यूरोपीय वज़रा खारजा से मुलाकात से पहले ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया साइट पर एक बयान में कहा है कि हमने हमेशा अमन की कोशिश की है, लेकिन मौजूदा हालात मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारियत को गैर मशरूत तौर पर रोकना है। उन्होंने कहा कि सयूनी दहशतगर्दों की मुहिम जोई को हमेशा के लिए ख़त्म करने की यकीनी ज़मानत फराम की जाए। बसूरत दीगर दुश्मन के खिलाफ हमारा रद्द-ए-अमल ज़्यादा सख्त और अफसोसनाक होगा। इस एक हफ्ते की जंग के दौरान अमरीका बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप ईरान इसराइल जंग में बराह रास्त शिरकत का इंदिया देते रहे, लेकिन अभी तक इनकी जानिब से इस जंग में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया गया है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमरीका की शमूलियत के बगैर इसराइल ईरान में रिजीम चेंज और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तबाही के अपने अहदाफ कामयाबी से हासिल कर सकता है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीबात फुर्दों को निशाना बनाने के लिए जो बम दरकार है वो सिर्फ अमरीका के पास मौजूद है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे ताकतवर बंकर ब्लस्टर बम सिर्फ अमरीका के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड या 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम शायद पहाड़ी के नीचे बने ईरान के फोर्दो कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इसराइल की जानिब से ईरानी मिसाइल हमलों को रोकने में नाकामी के बाद सदर ट्रंप पर जंग में शमूलियत के लिए मुसलसल दबाव बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कल रात अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया रिपोर्ट्स और क़यासराइयों के बाद ईरान इसराइल जंग से मुतालिक व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा कि चूंकि मुस्तकबिल करीब में ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात के इम्कानात मौजूद हैं जो हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, मैं अगले 2 हफ्तों में यह फैसला करूंगा कि इस तनाज़े में जाना है या नहीं। Regarding the ongoing situation in Iran,
I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. यानी सदर ट्रंप ईरान इसराइल जंग में शमूलियत से मुतालिक ताहाल अपनी पोजीशन वाजे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इसराइल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। और इसीलिए इसराइली अखबार हेरिट्ज के कॉलम निगार गिडॉन लेवी के मुताबिक नेतन्याहू और उनके इत्तेहादी ट्रंप के इस बयान से बहुत मायूस होंगे कि सदर ट्रंप जंग में शामिल होने से पहले चंद हफ्ते इंतजार करेंगे। गिडॉन लेवी ने अल जजीरा को अपने तजिए में कहा कि इन हालात में 2 हफ्ते बहुत लंबे होते हैं और अगर ट्रंप वाकई इंतजार करना चाहते हैं और ये कोई चाल नहीं है तो फिर अमेरिका के इस जंग में शामिल होने के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। उनके मुताबिक अगर इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल सिस्टम को नुकसान भी पहुंचा दे तब भी इसराइली खुद को ज्यादा महफूज महसूस नहीं करेंगे। एक तरफ सदर ट्रंप को जंग में शामिल होने के लिए इसराइल की तरफ से दबाव का सामना है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने के खदशात के पेश नजर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के देरीना हामी सदर ट्रंप के मुमकिन फैसले की शदीद मुखालफत कर रहे हैं और ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में अमरीकी एम्पायर के खात्मे और सदर ट्रंप की सदात के खत्म होने के खदशात का इजहार कर रहे हैं। आप भी सुनिए, टकर कार्लसन, स्टीव बैनन और एलेक्स जोन्स जैसे अमरीकी कमेंटेटर्स ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत की सूरत में किन खदशात का इजहार कर रहे हैं। इसराइलियों ने जो शुरू किया उसे ख़त्म करना चाहिए। मैं ये सुनता रहता हूँ कि उनमें सलाहियत है, ये शायद कुछ ज़्यादा वक्त ले। अगर ये ज़्यादा वक्त लेता है तो ले, लेकिन फिर खुद ये रिस्क उठाए। इसराइल को कहता हूँ कि खुद करो। अगर इसमें आपको ज़्यादा वक्त लगता है और 2 हफ्ते तक का वक्त लगता है तो 2 हफ्ते लो। 2 हफ्ते में ईरान एटम बम नहीं बना लेगा। सब्र करो और अपना काम करो। अगर तुम्हें कमांडोज ईरान भेजने हैं तो भेजो। हम तुम्हारा गन क्यों साफ करें, सिर्फ इसलिए कि बैलिस्टिक मिसाइल तुम पर गिर सकता है। ये नहीं होने लगा और सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होने जा रहा। ये सिर्फ इसराइल की जानिब से खौफ फैलाया जा रहा है। मैं खौफजदा हूँ कि मेरा मुल्क इससे मज़ीद कमज़ोर होगा और हम अमेरिकन एम्पायर का खात्मा होता देखेंगे और यकीनन दूसरी अक़वाम भी ऐसा चाहेंगी और ये एक ऐसा रास्ता होगा कि हम ईरान के साइलों पर अमेरिका को टूटता हुआ देखें और मुझे यकीन है कि इससे ट्रंप की सदारत भी ख़त्म हो जाएगी। ट्रंप को इस मामले पर सख्त रद्द अमल का सामना है। कुछ बड़े सर्वे आए हैं जिनके मुताबिक 80% अमरीकी और बाज़ सर्वे में तो 90% से भी ज्यादा ईरान से जंग नहीं चाहते। लोग इससे तंग आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इसराइल यही कहेगा कि तुमने उनके सारे एटमी हथियार तबाह नहीं किए। वो ये कहना कभी नहीं छोड़ेंगे। देखें, 1 हफ्ते पहले कहा जा रहा था कि हम उन पर बमबारी इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके एटमी हथियार खत्म हो। फिर कुछ दिन बाद कहा गया कि असल में हम हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं, मुज़ाकरात नहीं चाहते। इसीलिए मैं तनकीद कर रहा हूँ। इसीलिए टक्कर कार्लसन, स्टीव बैनन और दूसरे लोग सामने भी और पसे पर्दा भी कह रहे हैं, सदर आपको बाकी तमाम नताइज पर भी गौर करना चाहिए। मैं आलमी मईशत को तबाह नहीं करना चाहता और न ही ट्रंप की माशी बहाली को खत्म करना चाहते हैं। ये तमाम लोग डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर हामी रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि अमेरिका इस जंग का बराह रास्त हिस्सा ना बने। और अब से कुछ देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात हुई है, दीगर इशूज़ पर भी बात हुई है। और मिडल ईस्ट के हवाले से शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि अगर अमन की कोशिशें करनी है तो उसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तमाम मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है आदिल माहिर बैनुल अक़वामी अमूर के। आपका बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा। मलिया साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे ही मैं आगाज़ करूँगा। इस जंग को अब 1 हफ्ता हो चुका है। जो पहली रात को इसराइल ने अटैक किए थे ईरान पर, उनकी जो मिलिट्री टॉप ब्रास थी उनको निशाना बनाया गया, उनको जहाँ भाग किया गया। उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या ईरान कोई रिप्लाई कर सकेगा, उनका जवाब कोई मौसर होगा या नहीं होगा। तो 1 हफ्ते की जो जवाबी कार्रवाई है, और अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से इस वक्त अटैक हो रहे हैं एक दूसरे पर, इस जवाबी कार्रवाई को आप कैसे देखती हैं और इस वक्त क्या आपको नजर आ रहा है कि क्या इसराइल अपने अहदाफ हासिल कर सकेगा अगर अमेरिका इस जंग में शामिल ना हुआ तो? शहजाद, मेरा ख्याल है देयर हैव बीन अ सीरीज ऑफ मिसकैलकुलेशंस बाय बोथ इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। इजराइल और यूएस दोनों का ख्याल ये था कि कुछ ही दिन में जब इजराइल हमला करेगा ईरान पे, तो कुछ ही दिन पे ईरान बिल्कुल ही लेट जाएगा और उसके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और फैसिलिटीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी।
और साइंटिस्ट और मुख्तलिफ और लोगों को जो उन्होंने असैसिनेट किया और शहीद किया, उसकी वजह से एक कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा ईरानियन अथॉरिटीज़ में। तो इस तरह की तो कोई चीज़ हुई नहीं, बल्कि बरक्स इसके ईरान ने ये दिखाया कि उनकी कैपेसिटी है रिस्पॉन्ड करने की, रिटेलिएट करने की, और वो रिटेलिएट कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, एक हफ्ता हो चला है जबकि ये रिटेलिएशन भी जारी है और जाहिर है इजराइल की तरफ से हमले भी जारी हैं। अब आपका सवाल ये है कि नेक्स्ट क्या होगा। मेरा ख्याल है प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है, मगर दोनों रास्ते खुले हुए हैं सदर ट्रंप के लिए। एक रास्ता जिसका आपने तफसील से जिक्र किया, और वो ये है कि इन्वॉल्व हो जाना, जंग में शामिल हो जाना और इजराइल की मदद करना, और वही जिस बॉम्बर की आपने निशानदेही की, बंकर बस्टर बॉम्ब्स के ज़रिए वो जो मेन इनरिचमेंट फैसिलिटी है ईरान की, जो कि डीप इनसाइड अ माउंटेन है, उसको उनका ख्याल है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हालांकि उस पर काफ़ी डाउट्स भी क्रिएट हो रहे हैं इस वक्त। अमेरिकन बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं सदर ट्रंप को, उसमें यही कहा जा रहा है कि जी एक दफ़ा बॉम्ब फेंकने से काम नहीं बनेगा। दूसरा रास्ता भी खुला है अगेन, जिसकी आपने निशानदेही की, और वो है नेगोशिएशंस का रास्ता, सफारती पाथ। उसमें जाहिर है जो इस वक्त जिनीवा में मुज़ाकरात होने वाले हैं या हो रहे हैं इस वक्त, वो काफ़ी अहम है। लेकिन उसमें जो मुझे मसला नज़र आ रहा है वो ये है कि सदर मैक्रोन के मुताबिक और बाकी जो इंडिकेशंस आ रही हैं, जो ईरान से कहा जा रहा है वो एक्सपेक्टेशन है कि ईरान से सरेंडर मांगा जा रहा है। यानी कि ईरान को कहा जा रहा है कि आप ज़ीरो इनरिचमेंट करें जी, और ईरान से कहा जा रहा है कि आप अपना जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको भी ख़त्म कर दें। तो आई मीन सरेंडर तो ईरान नहीं मांगेगा। मेरा ख्याल है ईरानियन नेशन ने आज ये भी दिखा दिया है जुमे की नमाज के बाद कि किस तरह से हज़ारों tens of thousands of Iranians were on the streets of Tehran, और उन्होंने यही दिखाया कि वो बिल्कुल वहाँ यकजहती है, बिल्कुल यूनिटी है, and they will stand firm against Israel। तो मैं समझती हूँ इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन। अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो मैं समझती हूँ कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक होंगे इस खित्ते के लिए और अमेरिका खुद के लिए भी, इसलिए कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है, और मैं भी उनसे इत्तेफाक करती हूँ, कि इट विल बी अनदर इराक। उनका ख्याल है कि जल्दी से जाके काम करके वो निकल आएंगे। ये बिल्कुल यही उन्होंने कहा था इराक के हवाले से कि हम जा रहे हैं वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ना वहाँ WMD निकले इराक में, और ना ही अमेरिका वहाँ से निकल पाया। सो वो भी जंग हारा वो। तो मैं नहीं समझती कि एक आसान फैसला है सदर ट्रंप के लिए। राइट। आदिल साहब, आपसे वेरी अर्ली ऑन जब ये मामला शुरू हुआ था, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तो आपसे बात हुई थी और उस वक्त आपने कहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को हदफ बनाना तो एक बात है, लेकिन असल आपको ऑब्जेक्टिव लगता है ईरान में रिजीम चेंज। और इसके बाद अब तो नेतन्याहू खुल्लम खुला ये कह चुके हैं, और शायद ये परमिशन दुनिया ने सिर्फ इसराइल को दी हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा टारगेट है सुप्रीम लीडर ईरान का और उनको हम मारेंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि मारना है, अभी मारना है, बाद में मारना है, ये फैसला अब हमने करना है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी यही हदफ है और ये अचीवेबल है? क्योंकि जैसे भी मलिया साहिबा भी कह रही थी, हमने भी कुछ सहाफ़ियों से बात की, वो कह रहे हैं कि जो मुखालफत भी थी इस रिजीम के खिलाफ विद इन ईरान, वो भी अब यूनाइट होते जा रहे हैं इस जंग के बाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो हदफ यकीनन वही है, और हदफ ये इस हफ्ते का हदफ नहीं है, ये तो 50 साल का हदफ है ना। देखिए, ईरान की जो पूरी कहानी है वो शुरू ही रजीम चेंज हुई, बल्कि उस कहानी से पहले जो हुआ वो भी एक रजीम चेंज हुई जब रज़ा पहलवी साहब आए। तो पहले दिन से, और पहले दिन से मेरी मुराद है 1978 1979, हदफ जो है अमेरिका का भी एक तरह से और इसराइल का खुसूसन वो रजीम चेंज रहा है। जैसे डॉक्टर मरीलिया लोधी ने सही फरमाया कि एक मिसकैलकुलेशन ये हुई कि इसराइल का ख्याल ये था, और शायद दुनिया का ख्याल ये भी था, कि ईरान इस वक्त इतना कमज़ोर हो चुका है मिलिटरीली, उसके जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको ख़त्म होने की वजह से, इकोनॉमिकली सैंक्शंस की वजह से, इंटरनल जो उनकी पॉलिटिक्स है उसकी वजह से, कि दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू फोर्स दैट रिजीम चेंज। और देखा यह गया कि बजाय फोर्स होने के, एक तरह से जो मुखालफीन भी होंगे हुकूमत के,
वो भी नेशनलिज्म में और इजराइल के खिलाफ जो है वो और यकजा हो गए। तो मेरे ख्याल में हदफ वही है, लेकिन इंक्रीजिंगली अनलाइकली इसलिए है, एटलीस्ट इन दिस सेंस कि रजीम चेंज का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि रजा पहलवी जो है वो कैलिफोर्निया से उठ के आ जाएंगे। हुकूमत के अंदर भी तब्दीलियां हो सकती हैं, खुसूसन जिस किस्म का उन्होंने, और मेरे ख्याल में सही लफ्ज़ है, असैसिनेशन कैंपेन किया हुआ है फौज और साइंसदानों के लीडरशिप के खिलाफ। उसके सारे का मेरे ख्याल में मकसद ये था कि हम इतना इसको खोखला कर देंगे कि ये जो है ये खुद बैठ जाएगी। दैट हैजंट हैपेंड। एक और मिस कैलकुलेशन हुई है टू ऐड टू एम्बेसडर लोधीज लिस्ट, एंड आई थिंक वो इंपॉर्टेंट मिस कैलकुलेशन है और मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑफ ऑड्स। वो ये है कि इसराइल का भी और शायद दुनिया का भी इंक्लूडिंग अमेरिका, ख्याल ये था कि आयरन डोम की वजह से ईरान करेगा ज़रूर कुछ, लेकिन कर सकेगा नहीं। जी, ये तो नहीं वो ख्याल कर सकते थे ना कि हम करेंगे और वो कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन ख्याल ये था कि यार उनके पास अब कुछ बचा नहीं है करने को। एंड टेक्नोलॉजिकली मिलिटरीली व्हाट हैज हैपेंड इज कि अगर 100% नहीं तो कम से कम ईरान हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कि एक हमारा स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल इतना बड़ा है, और दूसरा आर एबिलिटी टू cause damage including to the Israeli population। मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ कि इन अ वे इजरायली पॉपुलेशन के लिए जो है सरप्राइज ये है कि अभी तक तो वो हर जंग टीवी पे देखते थे, गजा भी टीवी पे देखते थे, क्योंकि दूसरी तरफ से तो कोई कार्रवाई थी नहीं। सो इट ब्रॉट दी जो जंग है वो उनके मोहल्ले में आ गई। सो इस तमाम चीज़ की वजह से जो न्यूक्लियर है दैट रिमेन्स इम्पॉर्टेंट। एक मैं बात करता जाऊं, और कई बार मुझसे भी गलती होती है और हमें नहीं करनी चाहिए ये गलती, मैं अपनी गलती का इतराफ़ कर रहा हूं। वी शुड ऑलवेज रिमाइंड आवरसेल्व्स कि इजराइल के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है जी, अनडिक्लेयर्ड। सारी गुफ्तगू जब ईरान की होती है तो ये हम भूल जाते हैं कि जो दूसरा मुल्क है जो इसको रोकना चाह रहा है वो बजाते खुद एक कैंडलस्टन न्यूक्लियर प्रोग्राम रखता है जी, अनडिक्लेयर्ड, और एनपीटी के सिग्नेटरी भी नहीं है जी। अच्छा, इसमें एक कंपैरिजन क्या ये ड्रॉ किया जा सकता है कि इंडिया का भी शायद यही ख्याल था कि पाकिस्तान अब इतना कमज़ोर है फाइनेंशियली भी कि अगर हम अटैक करेंगे तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा और हम अपना काम करके निकल जाएंगे। इसराइल के हवाले से भी इस खित्ते में जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनका यही एक तासुर उभर रहा था ना कि इसराइल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कोई हमला करेगा भी तो जवाबी हमला उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता इस आयरन डोम की वजह से। बट अब मिसाइल पेनिट्रेट कर रहे हैं उनकी सरजमीन पे, तो ये खौफ तो है उनके अवाम में भी और उनकी हुकूमत को भी। आई एम श्योर यकीनन है। आप तीसरी मिसाल भी ऐड कर सकते हैं यूक्रेन की। देखें, जंग होती ही ये है, जब जंग होती है तो जो जंग का इन अ वे डेफिनेशन ही ये है कि जो मुरवजा अजम्पशंस होती हैं वो फेल हो जाती हैं। अगर मुरवजा अजम्पशन सब मान लेंगे यार मैं बड़ा तगड़ा हूँ आप बड़े कमजोर हैं, तो फिर मैं जो कहूँगा आप कर लेंगे। जंग तब होती है जब कोई ना कोई या अपनी अजम्पशन को ओवर प्ले कर जाता है या दूसरे की स्ट्रेंथ को अंडर ज्यूम कर जाता है, एंड देन इट कंटिन्यूज। एक और अगर गुजारिश जस्ट टू रैप दिस पार्ट अप, इस वक्त जो है हम जंग की जो फेज़ है वो वॉर ऑफ इटरेशन है। ये मुख्तलिफ है पाकिस्तान भारत से फॉर एग्जांपल, और ये मुख्तलिफ है जहां हम सोच रहे थे कि ये होगी विच वाज कि ये बड़ी क्विकली वॉर ऑफ एस्केलेशन होगी, और एस्केलेशन जब होगी उसमें इसराइल के पास अपर हैंड है क्योंकि मिलिटरीली वो क्लियरली सुपीरियर है, उसमें कोई शक की बात नहीं। जब इटरेशन है उसका मतलब ये है कि मैं इधर से मारूंगा तुम इधर से मारोगे, मैं फिर से इधर से मारूंगा तुम फिर से उधर से मारोगे। ये गेम अगला स्टेप जो है विल हैव टू बी एन एस्केलेशन। इजराइल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनका नेक्स्ट स्टेप या उनके उम्मीद क्या है, एंड दैट इज बंकर बॉम्बिंग एंड दैट इज द न्यूक्लियर अटैक। ईरान की तरफ से क्या है, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अदर थिंग्स? एक तो नेगोशिएशन है, नेगोशिएशन में अमेरिका ने, मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि डोनाल्ड ट्रंप की लॉजिक क्या है, वो वैसे कभी भी नहीं आती। इन अ वे यूएस हैज रिमूव्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ पावरफुल पोजीशन, क्योंकि अब वो नेगोशिएशन मीडिएशन में एक फरीक बन गए रादर देन वो बड़ा चौधरी जो लोगों को आएगा। दैट इज व्हाई द यूरोपियंस आर देयर। लास्ट जुमला एंड देन आई प्रॉमिस टू बी क्वाइट। चीन और रूस पे नजर रखें, मेरे ख्याल में जब तक वी डू नॉट सी मोर फ्रॉम देम नेगोशिएशन पाथ इज नॉट गोइंग टू गो। सही। मलिक साहब ये बताइएगा कि अभी आपने कहा ट्रंप साहब के पास ये दोनों ऑप्शंस ओपन है, लेकिन प्रेशर माउंट हो रहा है एक तरफ तो इसराइल से कि आप इस जंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, दूसरा जो उनका अपना एक हल्का है या जो उनके हामी है वो कह रहे हैं आपने वोट लिया इस बात पर, आप इस बात पे अपनी सियासत करते आए कि आप जंगें खत्म करेंगे, तो इस जंग में इन्वॉल्व होना, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल वो इराक वाला सिनेरियो होगा, तो ज्यादा प्रेशर कौन क्रिएट कर सकेगा? क्या उसी पे फैसला का इन्हिसार होगा डोनाल्ड ट्रंप के?
देखें उसका डोमेस्टिक पॉलिटिकल बेस जाहिर है उसके लिए ज़्यादा अहम होगा। और जो आपने क्लिप्स अभी चलाए थे उससे तो ये बात जाहिर होती है कि उसका मेगा बेस जो है, सियासी बेस जो है सपोर्ट का, वो ना सिर्फ डिवाइडेड है बल्कि ज़्यादातर जो सपोर्टर्स हैं वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं कि वो इस जंग में शरीक हो। सो ही विल हैव टू कीप दैट मैटर इन कंसिडरेशन। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि देखें, ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप उसकी सपोर्ट से आगे चले जाएं, यानी कि पूरी अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को देखें, तो उन्होंने क्या विटनेस किया है कि इजराइल ने 5 मुल्कों को अटैक किया है पिछले 1-1.5 साल में। ये 5वां मुल्क है। उन्होंने जी, अगर आप फ़लस्तीनी ऑक्यूपाइड टेरिटरी को गिने, यमन, सीरिया, लेबनान, सो दिस इज़ अ कंट्री, यानी कि क्रिमिनल स्टेट जो है, जो 5 मुल्कों को अटैक कर चुका है। तो जाहिर है इसका भी तो इम्पैक्ट हो रहा है ना अमेरिकन पब्लिक माइंड पे जी, कि किस हद तक अमेरिका शुड कंटिन्यू टू बैक इजराइल। फिर ये भी है, मैं समझती हूँ कि उसके डोमेस्टिक पॉलिटिकल बेस के अलावा, सदर ट्रम्प कांट बी श्योर कि कमिंग इन एंड जॉइनिंग दिस वॉर विल प्रोड्यूस द आउटकम दैट ही वांट्स और दैट इजराइल वांट्स। वो क्लियर ही नहीं है, बिकॉज वो क्या है आउटकम? वो आउटकम कम से कम अमेरिका के लिए तो यही है ना कि जी ईरान के पास कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो महफूज ना रहे, वो इंटैक्ट ना रहे, सबको हम तबाह करेंगे। दे आर नॉट श्योर, दे आर नॉट श्योर। ये तो कोई नहीं कह सकता वसूख से और कॉन्फिडेंस से कि अगर वो 4 बॉम्ब भी वहाँ पर गिराएं तो उससे ख़त्म हो जाएगा। देखें, एक चीज़ याद रखनी चाहिए, वो ये है कि आप लोगों को शहीद कर सकते हैं, साइंटिस्ट को मार सकते हैं, असैसिनेट कर सकते हैं, मगर आप न्यूक्लियर नो हाउ को नहीं मार सकते। यू कैनॉट किल अ कंट्रीज कैपेसिटी टू नो हाउ टू डू दीज थिंग्स। और ये हमने देखा है, बार बार तारीख ने हमें ये सिखाया है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक आसान नहीं है अमेरिका के लिए, लेकिन अगर अमेरिका ये रास्ता अपनाता है तो देन डिजास्टर अवेट्स फॉर बोथ अमेरिका एंड रीजन। क्विक रिस्पांस आदिल साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, उसके बाद कुछ स्पेकुलेशन हो रही थी कि ईरान के हवाले से क्या एग्जैक्टली बात हुई होगी और क्या पाकिस्तान के किरदार की बात हुई होगी, पाकिस्तान से किसी किस्म की असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक इशू बन सकता है। तो क्या पाकिस्तान का कोई ऐसा किरदार हो सकता है जो अमेरिका को वांटेड हो, यानी कि बेसिस की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, इस खत्ते में बड़े उनके बेसिस हैं, इंटेलिजेंस ईरान की, इसराइल की या अमेरिका की कितनी स्ट्रांग है वो उनके हमलों में हमने देख लिया। तो क्या पाकिस्तान से रिक्वायरमेंट हो सकती है ऐसी? यार आई होप ना ही हो, एंड आई हैव नो आइडिया कि क्या बात हुई है, ना किसी और को है हमारे पास अगर कोई भी एम्पिरिकल। मैं अगर इस पे जवाब दूं, मेरा ख्याल है कि हमारे आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ ज़रूर कन्वे किया होगा, और हमारा असूली मौक़िफ़ क्या है कि ये वॉर ऑफ एग्रेशन है इम्पोज्ड ऑन ईरान, इसका हल एक ही है और वो है सफारती नेगोशिएशंस। मैं नहीं समझती कि इसके अलावा हमारे आर्मी चीफ ने कुछ और कहा होगा। ही मस्ट हैव एम्फसाइज्ड द नीड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू फॉलो द पाथ ऑफ नेगोशिएशंस। आज वज़ीर आज़म ने भी यही कहा है मार्को रूबियो से गुफ्तगू में। मेरा भी यही ख्याल है। और देखिए, हमारे पास जो वाहिद इंफॉर्मेशन है वो बयान है जो ट्रंप साहब ने उस मुलाकात के बाद में दिया जी, और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो हैं, मतलब पाकिस्तान जो है वो ईरान को जानता है। सो उस बयान से लगा यही है कि इट वाज मोर ऑफ अ ब्रीफिंग ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन देन एनीथिंग एल्स। मैं कह रहा हूं कि वैसा अगर हम असेस करें जैसे अफगानिस्तान में हमारे बेसिस की जरूरत है, ये रिक्वायरमेंट तो नहीं हो सकती ना यूएस की, फॉर श्योर, क्योंकि इंडियन मीडिया तो बड़ा इस पे प्रोपेगेंडा कर रहा है, बट अमेरिका के बहुत सारे बेसिस हैं। इनफैक्ट वो तो सोच रहा है कि अगर हम जंग में इन्वॉल्व है तो उन बेसिस को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। आई थिंक बेसिस हैं। दूसरी तरफ इराक है जिसके ऊपर अमेरिका का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। देखिए ना, एक चीज़ ये ज़रूर है कि इसराइल, और हम आजकल नक्शा बहुत देखते हैं, इसराइल और ईरान के बीच में 1000 मील का फासला है। तो अगर ये जंग होती है, विच आई एम स्टिल होपिंग कि नहीं होगी फॉर द पॉलिटिकल रीजंस एज वेल एज फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस, लेकिन अगर होती है तो इट विल हैव टू बिकम अ लैंड वॉर। लैंड वॉर के लिए फिर मसाइल दूसरे भी हो जाते हैं ना। एक तो बॉम्ब आपने फाड़ा, उसके बाद आपने रात में भी आपको फौज भेजनी पड़ेगी। सही, मेरे पास वक्त थोड़ा या कम वो रह गया, इराक से आएगी या वो समंदर से आएगी। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब और मलिया लोधी साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके पास। वेलकम बैक। एक बार फिर शुगर मिल्स माफिया वही सब करने में कामयाब हो गया है जो पिछले कई सालों से कामयाबी से कर रहा है।
यानी शुगर मिल्स मालिकान पहले ये स्टोरी बनाते हैं, ये शोर मचाते हैं कि मुल्क में इजाफी शुगर मौजूद है, इजाफी चीनी मौजूद है, लिहाजा चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। और अगर ऐसा ना किया गया तो जो मिल मालिकान है वो गन्ना नहीं खरीदेंगे किसान से, और किसान से अगर वक्त पे गन्ना नहीं खरीदा गया तो वक्त पर क्रशिंग सीजन का आगाज़ नहीं हो सकेगा। और ये भी शुगर मालिकान यकीन दिलाते हैं कि इतनी इजाफी चीनी मौजूद है कि अगर हम एक्सपोर्ट कर भी दें तो उससे ज़र मुबादला भी कमाएंगे और मकामी मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफा नहीं होगा। तो वो हुकूमत को कन्विंस करते हैं और फिर हुकूमत जो है वो आवाम को कन्विंस करती है कि हम शुगर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे मकामी सतह पर कीमतों में इजाफा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चीनी की एक्सपोर्ट शुरू होती है तो हम देखते हैं कि मकामी सतह पर भी चीनी की कीमत में इजाफा शुरू हो जाता है। यानी जो मालिकान चीनी एक्सपोर्ट करते हैं उससे तो वो मुनाफा कमाते हैं, लेकिन जब कीमतें बढ़ती हैं तो उससे आवाम को तो नुकसान होता है। आवाम को महंगी चीनी मिलती है, लेकिन फिर शुगर मिल मालिकान जो है वो लोकल सतह पर भी महंगी चीनी बेच के मजीद मुनाफा कमाते हैं। और फिर हुकूमत को ख्याल आता है कि क्योंकि अब चीनी की कीमतें बढ़ रही है तो या तो चीनी की प्राइस को फिक्स किया जाए या फिर इंपोर्ट किया जाए चीनी को, ताकि लोकल सतह पे चीनी की कीमतें कम हो। इस मरतबा भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस फिस्कल ईयर में हुकूमत ने 7,65,000 मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, और अब क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, उस वक्त जब चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई थी 140 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत थी मकामी मार्केट में, जो अब बढ़ के 190 रुपये हो चुकी है। इसलिए जिस हुकूमत ने 7,65,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, अब वो 7.5 लाख टन चीनी इंपोर्ट कर रही है। और आप सुनिए, जब थोड़ी सी चीनी एक्सपोर्ट की थी तो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि हमने चीनी की एक्सपोर्ट की है, ज़र मुबादला भी कमाया है, और देखें कि मकामी सतह पे चीनी की कीमत में इजाफा भी नहीं हो रहा। अभी चीनी की हमने इस जो साल ख़त्म हुआ है तकरीबन 7,90,000 हमने अलाउ की है, और वो भी बड़े एहतियात के साथ, बड़े गौर के साथ कि उसकी कीमत ना बढ़ जाए। मुझे उसका बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कीमत नहीं बढ़ी लोकल मार्केट में, बल्कि कंपैरेटिवली नीचे गई है, और एक्सपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुई हैं। और $500 बिलियन तो कहीं नहीं गया, आपको $500 मिलियन आपको आ जाएगा। हमारी जो अर्निंग्स है फॉरेन एक्सचेंज की, और दूसरी तरफ कीमत भी वो नहीं बढ़ने पाई। तो दिसंबर में शहबाज शरीफ साहब ने कहा चीनी हमने एक्सपोर्ट की है, लेकिन देखें लोकल सतह पे चीनी की कीमत नहीं बढ़ी, बल्कि चीनी जो है वो सस्ती होती जा रही है। लेकिन फिर हमने देखा कि चीनी की कीमत लोकल मार्केट में बढ़ती रही, और फिर इसहाक डार साहब के अंडर जो 10 रुकनी कमेटी बनी थी उसने ये फैसला किया कि 164 रुपये पे चीनी की प्राइस मुकर्रर की जाएगी। लेकिन अब चीनी की कीमतें 185-190 रुपये तक पहुंच रही है, और हुकूमत अब 7.5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने जा रही है। यानी कि जो ज़र मुबादला आपने कमाया, अब वो ज़र मुबादला आप वापस बाहर भेजेंगे, और जो अवाम है उनको महंगी चीनी मिल रही है, तकरीबन 40 से 50 रुपये उनको अब महंगी चीनी मिल रही है उस रेट के मुकाबले में जब हमने एक्सपोर्ट की थी। अब जैसे मैंने कहा, ये वाहिद हुकूमत नहीं है, माजी में भी ये देखा गया है। PTI हुकूमत इसकी रिसेंट मिसाल है। शुगर मिल मालिकान ने उन पर प्रेशर डाला कि चीनी हमारे पास इजाफी मौजूद है, आप एक्सपोर्ट करें, लोकल मार्केट में चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी। लेकिन उस वक्त नून लीग अपोजिशन में थी, और नून लीग ये कहती थी कि ये तजुर्बेकार नहीं है, ये नाअहल हैं, इन्होंने विंडफॉल प्रॉफिट दिया है चीनी मालिकान को, और जो आम आदमी है उनकी कमर तोड़ दी है। ये तनकीद करते थे और ये कहते थे कि जब हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत आइंदा आएगी, हम एक स्ट्रेटजी के तहत एक्सपोर्ट करेंगे जिससे लोकल मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफा नहीं होगा। सुनिए नून लीग के लोग 2021-2022 में क्या कहते थे। जब चीनी एक्सपोर्ट की गई, इनके जमाने में 52 रुपए चीनी थी, एक्सपोर्ट की गई, और फिर वक्त आया कि चीनी की कीमत जनाब स्पीकर वो 110 रुपए किलो तक जा पहुंची। पिछली हुकूमत में क्या हुआ आप देखें, ना शुगर एक्सपोर्ट की गई, शुगर इंपोर्ट की गई, गंदम एक्सपोर्ट की गई, गंदम इंपोर्ट की गई। कितना विंडफॉल प्रॉफिट लोगों की जेबों में गया, चंद लोगों की तिजोरियां भर गई, और आम आदमी बेचारा महंगाई में बिल्कुल बुरी उसकी हालत हो गई। आप चीनी का 10 लाख का एकदम से इजाज़त दे रहे हैं, ना आप उसके स्टॉक्स चेक कर रहे हैं, ना आप अपने लोगों को नवाजने के लिए जो आपकी ATM मशीन थी उनको आपने नवाजने के लिए एक परमिशन दे दी, और चीनी देखते देखते हमने भी चीनी की एक्सपोर्ट इजाज़त दे दी 6 लाख टन के करीब, लेकिन हमारा तो 1 रुपया कीमत नहीं बढ़ी। हमने कंडीशन लगाई थी, पहले चेक किया स्टॉक्स है कि नहीं है। अभी भी हमारे पास 2-3 दफ़ा इन चंद, जब से मैं आया हूँ परमिशन यानी के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, हमें इजाज़त दें 7 लाख टन की। हम उसके स्टॉक्स जब तक वेरीफाई नहीं होंगे कि वाकई सरप्लस हैं, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हम इजाज़त नहीं देंगे।
चीनी मिल मालकान को विंडफॉल प्रॉफिट दिया गया पीटीआई के ज़माने में, चंद लोगों की तिजोरियां भरी गई, जो एटीएम मशीन्स थी उनको फ़ायदा पहुंचाया गया, ये उस वक्त कहना था नून लीग के लीडर्स का। इस पर मजीद बात करेंगे, उसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के रहनुमा है, स्टेट मिनिस्टर हैं हुज़ैफा रहमान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हुज़ैफा रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हुज़ैफा साहब, क्या वो एटीएम मशीन जो इमरान खान की थी, क्योंकि अब वो नून लीग की इत्तेहादी बन चुकी है, तो इसलिए उन एटीएम मशीन्स को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है? और जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे विंडफॉल प्रॉफिट दिया गया है एक स्ट्रेटजी के तहत कि एक्सपोर्ट करो, चीनी की कीमत बढ़ेगी तो दोनों तरफ से मिल मालकान जो है वो कमाएंगे, यही क्या है आपकी हुकूमत ने भी? जी, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने बड़ी अरकरेजी से बड़ा अपना इंट्रो पेश किया, और जो आपने शुगर मिल मालकान के हवाले से जो बातें की, मैं उन सबको एंडोर्स करता हूँ। लेकिन कुछ बातें आपने हमारी हुकूमत के मुतालिक की हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा सा मौका दें ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें आपके गोशगुजार कर सकूँ। एक बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी चीनी की आप एक्सपोर्ट की परमिशन देते हैं तो उसमें शुगर मिल्स की तरफ से ही ये कहा जाता है कि हमें एक्सपोर्ट की परमिशन दी जाए, क्योंकि हमारे पास चीनी के जो ज़खायर हैं वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हैं। और फेडरल गवर्नमेंट जो है ज़रा उसने एक बोर्ड बनाया हुआ है जिसको शुगर एडवाइजरी बोर्ड कहते हैं, उसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है, चारों सूबों के मुतलका वज़ीर उसमें मौजूद हैं, हमारे फेडरल के मुतलका महकमे मौजूद हैं। वो फिर उसको वेरीफाई करते हैं कि आया कि आपके पास उतने शुगर के स्टॉक्स मौजूद हैं या नहीं। जिस वक्त हमारी इस हुकूमत ने शुगर एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी तो हमारे पास 1 मिलियन का सरप्लस था। अब बात यह है कि अगर 1 मिलियन का सरप्लस आपके तमाम इदारे वेरीफाई कर रहे हों और उस सूरत हाल में आप एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं देते तो क्या होगा? तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ज़ाहिर है शुगर मिल्स जो है वो अपनी क्रशिंग बंद कर देती हैं, और अगर वो क्रशिंग अपना बंद करेंगी तो फिर ये खबरें आएंगी सामने, फिर आप सब दोस्त कह रहे होंगे कि जी आप किसान का इस्तेहसाल कर रहे हैं और गन्ने की क्रशिंग जो है वो रोक दी गई है। ज़ाहिर है हमने ये तय करना होता है कि आया कि हमें एक्सपोर्ट की परमिशन देनी है या नहीं देनी, और जब हमने एक्सपोर्ट की परमिशन दी वो फैक्ट्स आज भी हमारी हुकूमत ने उसको हम एंडोर्स कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बता रहा हूँ कि उस 1 मिलियन का सरप्लस मौजूद था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अब चीनी की हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि हमने जो शुगर लगाई थी क्रॉप जो है वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज़्यादा रकबे पर लगाई थी, लेकिन यील्ड उसकी हमें कम मिली, और वो यील्ड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ज़ाहिर है आप क्लाइमेट चेंज है उससे लड़ नहीं सकते, इंडिया के अंदर इस पूरे रीजन के अंदर यील्ड जो है वो कम हो गई। लेकिन इस वक्त भी हमारे पास स्टॉक कोई कम नहीं है, हमारे पास 27 लाख टन की कैपेसिटी मौजूद है जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं। बताइएगा हुज़ैफा साहब, ये दलील तो खैर पीटीआई ने भी दी थी कि हमने स्टॉक्स चेक किए थे, हमारे पास इजाफी थी, इसलिए जाहिर सी बात है हमने एक्सपोर्ट किया। लेकिन अगर आपके पास अभी भी स्टॉक्स मौजूद हैं, उस वक्त भी मौजूद थे जब एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी, तो कीमत कैसे बढ़ने लगी है फिर? ये तो कीमत शुगर मालकान बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं और आवाम को नुकसान हो रहा है? ये तो वही हुआ है ना जो पीटीआई के टाइम में हुआ था। जी शहजाद साहब, मुझे अब आप 1 मिनट देंगे। एक तो पीटीआई के टाइम में कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अजनास के हवाले से एक्सपोर्ट पॉलिसी जो भी हो उसको हर 15 दिन बाद रिव्यू किया जाता है। तहरीक इंसाफ पे तनकीद ये की गई थी कि कई महीने चीनी की एक्सपोर्ट खुली रही और उस वक्त वज़ीर आज़म को पता ही नहीं था कि उसने एक्सपोर्ट की एक दफ़ा परमिशन दी और उसके बाद वो भूल गया। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टॉक मौजूद है तो आप क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि 27 लाख टन के स्टॉक मौजूद हैं और नया सीज़न आने तक हमारी जो कैपेसिटी है अगर यानी जो खर्च करने की वो 5.25 लाख के करीब है, 5,10,000 5,25,000 तक हम जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये अब इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एक तो ये स्ट्रेटजी है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे इसको रख रहे हैं, क्योंकि अजनास के मामले में आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। और रिस्क तो आप ले चुके हैं हुज़ैफा साहब, और इस बात पे अभी भी आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आपने पीटीआई की भी बात कर ली, अपनी भी बात कर ली स्टॉक्स की, कि कीमत कैसे बढ़ी है, कीमत कैसे बढ़ी है ये तो बताइए ना। ये मिन हैसुल इस पे जा रहा हूँ जी। देखिए मिन हैसुल कौम हमारा एक मसला है, स्टॉकिस्ट मौजूद हैं, हर चीज़ की हम स्टॉक लगा देते हैं और उसके बाद एक ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। इसमें ज़ाहिर है चारों सूबे और मरकजी हुकूमत कोशिश भी कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन भी ले रही है, लेकिन अब उसकी कीमत 180 के ऊपर पहुंच गई है। तो आप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि ये आपको ब्लैकमेल करते हैं, आप ब्लैकमेल होते हैं और आप कीमतों को मेंटेन करने में नाकाम हो जाते हैं, यानी हुकूमत नाकाम होगी ना आवाम को फायदा पहुंचाने में। इस बात को तो एतराफ़ करने में कोई मुज़ाहका ही नहीं है कि जितने भी ज़ाहिर है जो सरमायादार तबका है आपके मुल्क का, वो ज़ाहिर है हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुकूमत के पास अपनी स्ट्रेटजी होती है। सर तो इसमें बड़े-बड़े सरमाएदार नहीं खाली हुज़ैफा साहब, आपको तो अच्छी तरह पता है सरमाएदार नहीं, ये सियासतदान भी हैं। शरीफ फैमिली की अपनी शुगर मिल्स हैं, आपके इत्तेहादी जहांगीर खान तरीन जिनको आप एटीएम की मशीन कहते थे वो आज आपके इत्तेहादी हैं। तो इसके ऊपर जवाब जब आपका अपना इंटरेस्ट होता है किसी शोबे में, आप हुकूमत में भी हैं, आपकी अपनी शुगर मिल्स भी हैं, तो फिर हम क्या ये समझे कि पहले एक्सपोर्ट करके आपने अपने आप को फायदा पहुंचाया, अब आप इंपोर्ट करके अपने आप को फायदा पहुंचा रहे हैं?
शहजाद साहब, इसकी पूरी दुनिया में भारत आपका हमसाया मुल्क में बाबर, उसी मिसाल से दे रहा हूँ, श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है, आप एक्सपोर्ट की परमिशन भी देते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक आप इंपोर्ट भी करते हैं। हाँ, लेकिन उस वक्त कीमतें एक्सपोर्ट आपने बढ़ने आपकी दी जरूरत ना। थी। आपकी आप देखिए एक्सपोर्ट पीटीआई से की भी ये आपकी जरूरत तनकीद थी। होती थी कि आपने कीमतें क्यों बढ़ने दी। जैसे अभी देखिए, शहबाज शरीफ साहब अब का हमने ये शॉर्ट सुना है, शहबाज शरीफ कुदरती साहब ने कहा आफात से कीमतें आप- नहीं बढ़ने जी। देंगे। कुदरती आफात से आप लड़ नहीं सकते। अब आपकी यील्ड जो कम हो गई, ज़ाहिर है आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब यील्ड कम हो गई और आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएं। तो हुकूमत का काम है, ज़ाहिर है हम इसको काउंटर कर रहे हैं। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट है। शहबाज साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, आपको याद होगा सिंध हाईकोर्ट का फैसला था, पूरी सिंध हुकूमत ने शुगर पे सब्सिडी दी थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनकी फैमिली की शुगर मिल्स होने के बावजूद शुगर के ऊपर पंजाब में सब्सिडी नहीं दी। जफर साहब जो आप कह रहे हैं, हमने रिव्यू किया आप लोगों ने। मैं एक सवाल करूंगा, 7,90,000 टन आपने कहा था एक्सपोर्ट करेंगे, 7,65,000 टन ऑलमोस्ट तकरीबन जो आपका टारगेट था, आप उतनी एक्सपोर्ट कर चुके। तो रिव्यू क्या किया इसमें आपने? जितना आपने टारगेट सेट किया था उतना आपने एक्सपोर्ट कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि देखिए हम चीनी इंपोर्ट करेंगे। नहीं शहजाद साहब, देखें आप इसको दोनों बातों को मिक्स कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त हमने शुगर एक्सपोर्ट करने का फैसला किया, उस वक्त चारों सूबों और हमारी मरकजी हुकूमत के तमाम इदारों की एक ही रिपोर्ट थी कि आपको शुगर मिल मालकान को इतना दीवार से ना लगाएं, अगर ये फॉरेन रिजर्व लेकर आना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करने दें। हमने चेक किया कि हमारी क्रॉप किस रकबे पर लगी हुई है, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी। अचानक से अब आपकी यील्ड कम हो गई है और आपकी यील्ड कम भी, लेकिन स्टॉक्स तो अभी भी आपके पास मौजूद है ना। ऐसा तो नहीं है कि किल्लत हो गई है उस वजह से कीमत बढ़ रही है। ये आपने खुद कहा ना, आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़ रही है। नहीं, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं। देखें, स्टॉक मौजूद है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम ना भी इस वक्त इंपोर्ट करें तो हमें चीनी की जरूरत नहीं है। लेकिन जाहिर है हुकूमत प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखती है ना। हम इन शुगर मिल मालकान के खिलाफ कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। ज़फर साहब, आपने सुना ना अभी मैंने इसहाक डार साहब का जो बयान सुनाया, कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई पैरेलल चलेगी। लेकिन हम इस सूरत हाल में ये नहीं कर सकते कि हम इन शुगर मिल मालकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें, इनके स्टॉक्स जब आपने हुकूमत संभाली उसी वक्त कर दें। जब आपने हुकूमत संभाली केयर टेकर से ली, उस वक्त वीट क्राइसिस आया था और आप लोगों ने कहा कि इस पे भी इंक्वायरी होगी। अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उसको बाद को 1 साल हो गया। वीट क्राइसिस भी इसी तरह था, एक्सपोर्ट की इजाजत दी, बाद में कीमत बढ़ी पर इंपोर्ट किया आपने। अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। थोड़ी सी मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं। गुजारिश ये कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी कंप्लीट हुई और उसमें रॉन्ग डूअर मस्ट बी टेकन टू द टास्क हुए। वो यानी रिकॉर्ड का हिस्सा है। देखें, आप इस बात को यानी आप भी मेरे ख्याल से एडमिट करेंगे कि शहबाज शरीफ के गवर्नेंस मॉडल के हवाले से शहबाज शरीफ को उसकी नाक के नीचे सवाल ही पैदा नहीं तो करप्ट आदमी ये तो हो गया ना आपके सामने। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैंने आपको सुनाया, इसहाक डार साहब ने कहा कि देखिए एक साथ आपने 1 बिलियन टन एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी, ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने भी एक साथ 7,90,000 टन की इजाजत दी थी। आप आहिस्ता आहिस्ता देते कि यील्ड कैसी होगी। आप पहले 1 लाख टन आपने नहीं, टारगेट आपने सेट कर दिया था। मैं बता देता हूं, टारगेट आपने सेट कर दिया था 7,90,000 टन का और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपोर्ट करते गए। नहीं, हमने 7,90,000 का जो आप बता रहे हैं, इसके अलावा और कोई एक्सपोर्ट नहीं हुई। लेकिन लेकिन हमारे पास 1 मिलियन का सरप्लस मौजूद था। आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए स्कैंडल तब होता आप ये कहते कि आपकी हुकूमत ने अदाद-ओ-शुमार को फज किया। ये हूबहू वही स्कैंडल है जिसका इल्जाम वैसे आप माजी की हुकूमत पर लगाते थे कि एक्सपोर्ट की चीनी की कीमत में इजाफा हुआ, आपने मकामी सतह पे भी मुनाफा कमाया, आपने तिजोरियां भरी और आपने विंडफॉल प्रॉफिट कमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैफ रहमान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से जजेस के तबादले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी मुतासर होने पर जिस अदालती तनाज़े ने जन्म दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल अहम फैसला देते हुए जजेस के तबादले को आईनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रांसफर मुस्तकिल हो या आर्जी, ये नई तकर्री तस्वुर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आईनी बेंच ने इन तबादलों के बाद सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस भेज दिया है। अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने यह फैसला 3-2 की अक्सरियत से किया है, जबकि 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए इख्तलाफी नोट जारी किया है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर ने अक्सरियती फैसले में कहा है कि सदर पाकिस्तान का जजेस को ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने का इकदाम आइन के मुताबिक है। अक्सरियती फैसले के मुताबिक आइन का आर्टिकल जो सदर मुमलिकत को जजेस के तबादले का इख्तियार देता है, वो आइन के आर्टिकल 175A से बिल्कुल अलग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट्स में जजेस के तकर्रुर की बात की गई है। आइन का आर्टिकल 200 सदर पाकिस्तान को किसी भी हाई कोर्ट में जज की तबादले का इख्तियार देता है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली असामी सिर्फ नई तैनाती से ही पूरी की जा सकती है। अक्सरियती फैसले के मुताबिक जजों के तबादले के नोटिफिकेशन में यह वजाहत नहीं की गई कि यह ट्रांसफर आर्जी था या मुस्तकिल और इन तबादलों के बाद सीनियरिटी क्या होगी। लिहाजा सदर पाकिस्तान
ये सारे मामला दोबारा नोटिफिकेशन में वाजे करें और ये वजाहत आने तक जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। यानी अब सीनियरिटी का ये फैसला अदालत ने सदर मुमलिकत पर छोड़ दिया है, जिसकी वजह से फैसले पर यह तनकीद की जा रही है कि सीनियरिटी का तयन आईनी तशरीह का मामला है, इसलिए अदालत को इसका तयन करना चाहिए था। जबकि दूसरी राय यह है कि अगर अदालत सीनियरिटी के मामले पर खुद कोई फैसला करती तो यह आइन में इजाफे के मुतरादिफ होता। आईनी बेंच की अक्सरियत ने जजेस के ट्रांसफर को आइन के मुताबिक करार दिया है, लेकिन बेंच में मौजूद जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए अपने इख्तलाफी नोट में कहा है कि आईन पाकिस्तान तबादला होकर आने वाले जजेस को मुस्तकिल तौर पर हाई कोर्ट में जज बनाने की इजाज़त नहीं देता। इख्तलाफी नोट के मुताबिक बदनीयती पर मबनी तबादला जल्दबाजी में किया गया और इसकी वजूहात भी नहीं बताई गई। आइन के आर्टिकल 200 की शिक 1 और 2 को मिलाकर पढ़ा जाए तो वाज़े होता है कि आइन में मुस्तकिल तबादले का जिक्र नहीं है और इस तबादले से अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई है। इख्तलाफी नोट में अदालती मामलात में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र करते हुए कहा गया है कि आइन के तहत खुफिया एजेंसियों के पास जजेस के तकर्रुर या तबादले का कोई इख्तियार नहीं है। इख्तलाफी नोट में अदलिया में मुदाखलत से मुतल्लिक आखिर में अशार भी लिखे गए हैं। अहम बात यह कि रवा साल फरवरी में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलुस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस आसिफ हुसैन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया था, जिसके बाद लाहौर से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर प्यूने जज मुकर्रर कर दिया गया था। अहम बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर सीनियरिटी में 15वें नंबर पर मौजूद थे, लेकिन तबादले की वजह से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर प्यूने जज मुकर्रर हो गए, जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सीनियरिटी मुतासिर हुई थी और इसीलिए इस फैसले पर यह तनकीद हो रही थी कि यह फैसला अदलिया में सीनियरिटी को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत ने ट्रांसफर और सीनियरिटी के इस मामले पर तबादले के नोटिफिकेशन से पहले खत लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इन 5 जजेस ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रांसफर के बाद जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर नया हल्फ लेना होगा। फिर इन 5 जजेस ने इस तबादले के बाद सीनियरिटी मुतासर होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन फाइल की, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने इन जजेस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जज साहिबान ने 20 फरवरी 2025 को तबादले और सीनियरिटी में रद्दोबदल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की। अहम बात यह कि इन 5 जजेस के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ बार एसोसिएशन और इमरान खान ने भी जजेस तबादले और सीनियरिटी के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को समाअत का आगाज किया और 19 समाअतों के बाद कल आईनी बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। इस अहम मामले के अलावा कल सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बनने वाला आईनी बेंच की मुद्दत को 30 नवंबर तक मजीद तोसी दे दी गई है। जुडिशल कमीशन के इजलास में आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तोसी का फैसला अक्सरियती वोट से हुआ है। अहम बात यह कि 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी और सियासी नौयत के मुकदमात के लिए आईनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसके अरकान की तादाद में इजाफे के अलावा 2 बार इसकी मुद्दत में तोसी भी की जा चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि 26वीं तरमीम में आईनी बेंच की तश्कील की हिमायत करने वाली सियासी जमातों की दलील ये थी कि अलग से आईनी बेंचेस की तश्कील से मुकदमात का अल्तवा ख़त्म होगा और जल्द फैसलों से स्पीडी जस्टिस की फरामी यकीनी होगी। लेकिन नवंबर 2024 में अपनी तश्कील से अब तक आईनी बेंचेस ने तकरीबन 8 माह में सिर्फ 2 ही मुकदमात का फैसला किया है और इन दोनों मुकदमात में हुकूमत को रिलीफ मिला है। कल आईनी बेंच ने जजेस के तबादले को आईनी करार दिया, जबकि इससे पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने नजरसानी केस की समाअत के बाद सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को आईनी करार दिया था। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।